हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल डैमेज कर सकते हैं दूसरे को। जो भी ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना, इससे जो भी पीड़ित व्यक्ति होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, अपना महत्व बहुत ज़्यादा होता है। मतलब सेल्फ इम्पोर्टेंस ही आप समझिए उनकी लाइफ की एक मेन थीम होती है। दूसरे को वो इतना कुछ भी नहीं समझते और दूसरे के साथ में जो दूसरे की भावनाएं हैं ना, उनके साथ भी इनका कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई सरोकार नहीं होता। और इन्हें बहुत ज़्यादा हमेशा अपनी तारीफ़ें सुनने की आदत होती है। इन्हें लगता है कि मैं बिल्कुल हमेशा सेंटर में रहूँ, सेंटर ऑफ अटेंशन में रहूँ। बहुत ज़्यादा इनका कंट्रोलिंग नेचर होता है और किसी भी किस्म के क्रिटिसिज़्म के लिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनकी बहुत अलग-अलग किस्म की टैक्टिक्स होती हैं दूसरे को कंट्रोल करने की। मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स कि लगभग 15 स्ट्रैटेजीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जो आप अपने जीवन में अमल ला सकते हैं, अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के साथ में जूझ रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। और मुझे मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता रहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स के बारे में हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो एक-एक करके बात करते हैं स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने आप को ना एजुकेट करना है कि ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होता क्या है। अगर आप इसकी पहचान ठीक से कर सकते हैं ना, तभी तो अपने बचाव के लिए भी आप कदम उठा सकते हैं, सीरियस हो सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी रिसोर्सेज़ आपको मिलते हैं, कई बार इंटरनेट पे अच्छे-अच्छे आर्टिकल्स मिल जाते हैं जो कि अच्छी हेल्थ केयर वेबसाइट्स की होते हैं, जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, उन्हें पढ़िए। कई बार कुछ अच्छे वीडियोज़ मिल जाते हैं, उन्हें देखिए। लेकिन अपने आप को बिल्कुल एजुकेट रखिए कि नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी में किस-किस तरह के फीचर्स हो सकते हैं, क्या-क्या टैक्टिक्स नार्सिसिस्ट लोग अपना सकते हैं दूसरे को मैनिपुलेट करने के लिए, दूसरे को कंट्रोल करने के लिए। ध्यान रखिए कि आपको नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ में ना दिल से काम नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है आपके लिए। आपको दिमाग से काम लेना है, दिमाग से चलना है। जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति के मन में एक हमेशा पावर गेम चलता रहता है। एक हमेशा ये वाली भावना चलती रहती है कि मैं ही तो इम्पोर्टेंट हूँ और वो सबको तुच्छ समझते हैं जो भी उनके आस-पास हैं। बस हर एक को ना सेट रख के चलते हैं कि किसका उनके जीवन में जो है वो कितना योगदान हो सकता है, किस तरह से उन्हें किससे काम लेना है। इसी तरह से वो ज़्यादातर मैनेजमेंट करते हैं अपनी लाइफ़ में। तो आपको ना ठीक से अपने आप को एजुकेट करिए, ठीक से समझिए पहले कि नार्सिसिस्ट जो व्यक्ति है उसके अंदर क्या-क्या ट्रेट हो सकते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति में एक जैसे ही ट्रेट हों या एक जैसी सीवियरिटी के ही ट्रेट हों। तो आपको ठीक से मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है आपको कि नार्सिसिस्ट बिहेवियर होता क्या है, तो ये जो भी व्यवहार आपके साथ हो रहा है ना, आप उसे शायद मन में सोचेंगे कि नहीं, ये नॉर्मल श्रेणी में ही आता है और ये मेरी किस्मत है कि इनका नेचर ऐसा है, और आप अपने मन में सोचते रहेंगे कि ये अपने आप बदल जाएँगे। लेकिन फिर अनफॉर्च्यूनेटली नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होता है, इसमें अपने आप से चेंजेस नहीं आते। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि नार्सिसिस्ट जो व्यक्ति होते हैं, वो भी कई तरह के हो सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रैंडियोज़ नार्सिसिस्ट, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव से होते हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट से लगते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब लाउड होते हैं। उनके अंदर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब हो गया कि उन्हें ऐसा लगता है कि सबसे पहले मेरा ध्यान रखा जाए, सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान रखा जाए। दूसरे को मतलब वो बिल्कुल साइड में, पेरिफेरी में रखते हैं। दूसरों को बिल्कुल भी अपने आस-पास नहीं समझते। एंटाइटलमेंट का मतलब होगा कि अपने आप को बिल्कुल वो किंग की तरह समझते हैं या क्वीन की तरह समझती है। और जैसे दूसरी एक टाइप होता है, उसका नाम होता है वल्नरेबल नार्सिसिस्ट। तो जो वल्नरेबल नार्सिसिस्ट हैं, वो लोग थोड़ा-सा पैसिव अग्रेसिव खेलते हैं। मतलब उनके मन में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, दूसरे को कंट्रोल करने वाली चीज़ वगैरह, लेकिन ये लोग ना विक्टिम कार्ड कई बार खेलते हैं। तो इनकी पर्सनैलिटी ऐसी दिखती नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, लाउड हैं, लेकिन अंदर से इनके भी जो मन में चल रहा होता है ना, वो सेम चीज़ें चल रही होती हैं, कैसे मैं दूसरे को कंट्रोल करूँ। अगली चीज़ है कि बाउंड्रीज़ एस्टैब्लिश करिए। बिल्कुल बाउंड्रीज़ सेट करिए और उनको बिल्कुल मेंटेन रखिए। किस तरह की बाउंड्रीज़? मतलब नार्सिसिस्ट व्यक्ति की आदत क्या होती है कि वो आपकी पर्सनल जो भी आपकी पर्सनल बाउंड्री है ना, उसको ज़रूर तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि आपसे अनरीज़नेबल कुछ भी किसी भी टाइम पे डिमांड करना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल रात के 2 बजे हैं, तो आपको उठा के बोलें कि मुझे अभी चाय पीने का मन है, प्लीज़ चाय बना दो। या कि आप जो चीज़ बोल रहे हैं, उस चीज़ को बिल्कुल डिसमिस कर दें। ऐसा दिखाएँ कि नहीं, उनको ही सारा ज्ञान है। तो इस तरह बाउंड्रीज़ जो हैं वो ब्रेक करने की इनकी बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप ये चीज़ देखिए कि आप किस-किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। बहुत क्लियरली उनके साथ में डिस्कस कर लीजिए कि ये बिहेवियर जो है ये मुझे एक्सेप्टेबल है, मुझे इस तरह के व्यवहार में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर ये वाला व्यवहार आएगा, जो भी एक्स-वाई-ज़ेड व्यवहार हो सकता है, उससे मुझे प्रॉब्लम है, और अगर आप ये वाली चीज़ करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ ये होंगे, मतलब इसके परिणाम ये होंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी बोला कि रात में उठ करके अगर आपसे बोलते हैं कि आप ये कर दो, वो कर दो, तो आप बोल सकते हैं कि आपको जो कुछ भी मुझसे कराना है ना, रात के 11 बजे तक का टाइम है, उसके बाद फिर मुझे सोना होता है, मेरा स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है, या जो भी कहना चाहिए आपको कि मुझे काम करना होता है, मुझे अपना ऑफ़िस का काम है या अपना खुद का पर्सनल काम है, तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे स्ट्रिक्ट जो है वो बाउंड्री बिल्कुल एस्टैब्लिश कर दी है कि अब इस बाउंड्री की ना रिस्पेक्ट होनी है। और अगर ये बाउंड्री टूटेगी तो फिर इसके परिणाम होंगे, मतलब कि वहाँ पर फिर आपकी जवाबदेही नहीं है कि आप उनके मन मुताबिक काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो पहले ही उन्हें सुलझे दिमाग से ये चीज़ बता दी है कि आप इस चीज़ को करने में कंफर्टेबल हैं, लेकिन इस चीज़ को करने में कंफर्टेबल नहीं हैं। यहाँ पे ये नहीं वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके अंदर से निकलनी चाहिए। अगली चीज़ आती है कि आपको ना इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है। बहुत से लोग इमोशनली रिएक्ट ही करते हैं, ज़्यादातर, बल्कि मैं कहता हूँ 99% लोग इमोशनली रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। रिएक्ट करने का मतलब हो गया कि बहुत गुस्से में आ जाते हैं, या कि बहुत ज़्यादा दुःख में आ जाते हैं, रोना स्टार्ट कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा अचंभे में आ जाते हैं, कुछ भी। आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि आपको दिमाग से चलना है, और आपको जो भी आप इवेंट में हैं, जिस भी बातचीत में हैं, या जिस भी तरह के बिहेवियर में आप हैं इस टाइम पे, आपको सोच समझ कर सुलझे हुए दिमाग से, ठंडे दिमाग से अगला कदम उठाना है। जो भी आपको बात बोलनी है वो आपको बहुत सोच समझ के बोलनी है। रिएक्ट करने का मतलब हो गया कि आप दिल से काम कर रहे हैं बिना सोचे समझे। रिस्पॉन्ड करने का मतलब हो गया कि आप सोच समझ करके जो है वो अपना अगला स्टेप ले रहे हैं, तो यहाँ पे सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होते हैं ना, वो नॉर्मली दूसरे को इमोशनल करके जो रिएक्शन आता है उसी पे खेलते हैं। मतलब उसी में उन्हें लगता है कि उनकी जीत होगी, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो कंट्रोल हो गया उनसे। जिस तरह की वो उसकी दशा देखना चाह रहे थे, वो दशा उन्होंने उसकी क्रिएट कर दी। लेकिन अगर आप अपने दिमाग से काम लेंगे, अगर आप अपना जो है आपा खोएँगे नहीं वहाँ पे, और बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में बात करेंगे, तो उनको लगेगा कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आपकी जो है वो एक तरह से लाइन लेंथ अलग होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे आप उनके कंट्रोल से बाहर निकलना स्टार्ट हो गए। और इसमें क्या होता है ना कि छोटी-छोटी जीत का बहुत वजूद होता है, बहुत महत्व होता है। अगली चीज़ है कि आपको गैस लाइटिंग वाला जो बिहेवियर होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वॉचफुल रहना है नार्सिसिस्ट व्यक्ति द्वारा। गैस लाइटिंग का बिहेवियर क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ इस तरह की बात करेंगे आपके साथ में कि आपको लगेगा कि जो भी आपकी सोच थी, या जो भी आपने समझा था, या जो भी आप के मन में एक धारणा बनी है किसी भी इवेंट को लेके, किसी भी व्यक्ति को लेकर के, वो गलत है। आपको ऐसा एहसास करा सकते हैं कि आपकी अपनी मेमोरीज़ ही गलत हैं। और ऐसा किस लिए करते हैं, वो आपके अंदर इतना सारा डाउट क्यों पैदा करते हैं अपनी बातों से, कि आप जो हैं वो धीरे-धीरे उन पे पूरी तरह विश्वास करना स्टार्ट कर दें, और आपको लगे कि गलतियाँ आपसे ही होती हैं। तो ये बड़ा एक मेंटल गेम है जो कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति खेल सकता है। इस व्यवहार को गैसलाइटिंग बिहेवियर कहते हैं। मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है इस पे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसको आप देख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है? सपोज़ आपस में कुछ बातचीत हो रही थी, धीरे-धीरे बातचीत जो है वो एक गरमा-गरमी तक पहुँच गई, उन्होंने आपको पुश कर दिया। फिर जब बाद में आपने उनके साथ में इस चीज़ पे बात की कि आपने मुझे धक्का क्यों दिया था? तो वो बोलेंगे कि नहीं, मैंने धक्का नहीं दिया था, तुम्हें पता नहीं था, तुम स्लिप करने वाले थे या करने वाली थी। तो मैंने तो तुम्हें पकड़ा था। तो उसी चक्कर में तुमने रेज़िस्ट किया, और फिर तुम जो है वो पुश हो गई, तुम्हें ऐसा लगा, या पुश हो गए, तुम्हें ऐसा लगा, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया था, मैं तो तुम्हें जान से ज़्यादा चाहता हूँ। कुछ भी इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि वो आपके साथ में एक मैनिपुलेटिव व्यवहार कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने सपोज़ उनकी कोई बात आपने सुनी, जो आपको अप्रिय लगी, आपने उन्हें कन्फ्रंट किया कि आप इस तरह की बात मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे कह रहे थे। तो वो बोलेंगे नहीं, पहले तो मैं ऐसा नहीं कह रहा था, मैं कुछ और कह रहा था। वो आपको कुछ भी सिमिलर बातें जो है समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप उस चीज़ पे अडिग रहेंगे कि नहीं, मैंने तो सुना है, तो हो सकता है वो बोले कि नहीं, वहाँ पे ये सिचुएशन थी, आपके खिलाफ ये बातें वहाँ पे हो रही थी, तो उन्हें काउंटर करने के लिए मैं इस तरह की बात कर रहा था। लेकिन आप समझ रहे हैं कि वो पूरी तरह से जो है एक झूठ का पुलिंदा इस तरह से बनाएँगे कि आपको लगेगा कि नहीं, ये सही बोल रहे हैं, मैं ही गलत हूँ, मेरी ही सोच गलत है, मेरे ऑब्जर्वेशन गलत हैं। कई बार आपको इतना ज़्यादा वो एक तरह से पुश कर देंगे ना कि आपको लगेगा कि जो मेरा सेंस ऑफ रियलिटी है, जिन चीज़ों को मैं सही मानता हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें गलत हैं। मतलब मेरी जो नींव है, मेरी ज़िंदगी में जो मेरी एक सोच है, जो मेरी धारणा है, सब कुछ गलत है। तो ऐसा ये इसलिए करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में आपके दिमाग का, आपके भावनाओं का, पूरी की पूरी थॉट्स का कंट्रोल इनके हाथ में रहे। जब किसी के हाथ में इतना ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा, फिर तो इंसान जैसे मर्ज़ी उसको नचाएगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना है। इसमें करना क्या है? जब भी कभी कोई इस तरह का व्यवहार होता है जो कि आपको अप्रिय लगे, या कि जो आपको लगे कि बाद में कभी इस व्यवहार का रेफ़रेंस आ सकता है, या आपको लगे कि बाद में ये मुकर सकते हैं या मुझे कुछ और समझाने की कोशिश कर सकते हैं, तो आप उसी टाइम पर ना, जब भी आपको मतलब समय मिले नियरेस्ट में, आप लिख लीजिए। जब आप नोट डाउन कर लेंगे ना, तो फिर बाद में आप खुद भी उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको ये ध्यान रहेगा कि नहीं, एग्ज़ैक्टली ये चीज़ें हुई थी। तो अगर इनके अलावा कोई भी फैक्ट मुझे बताया जा रहा है, समझाने की कोशिश की जा रही है, तो वो सब कुछ गलत है।
अगली चीज़ क्या आती है कि जो भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति है ना, इनकी आदतें होती हैं कि ये बहुत ज़्यादा खोखले झूठे वादे करते हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आप इनसे ये बात बोलिए कि मुझे आपके वादों पे अब कोई यकीन नहीं है। तो आप मुझसे अब कोई भी इस तरह के प्रोमिसेस मत करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब सिचुएशन चेंज करूँगा, या मैं अब इस चीज़ को इस तरह से देखूँगा, या मैं अब तुम्हें इतना महत्व दूँगा, या मैं अब इस तरह की भाषा नहीं बोलूँगा। अगर कभी इस तरह की बात कुछ हो रही है कि वो एक इस मूड में हैं, तो उनसे आप बोलिए कि आपके प्रॉमिसेस पे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि कई बार ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं, ब्रेक हो चुकी हैं। अब मैं तभी यकीन करूँगा या अपने आप को चेंज करूँगी अपने मन से आपके लिए जो धारणा है, जब आप एक्शन करेंगे, जब आपके मैं कर्म में ये चीज़ देखूँगा या दिखूँगी। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि आप उनको, मतलब नार्सिसिस्ट व्यक्ति को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं, आप उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं कि देखिए आपके वादे कुछ और होते हैं और आपके कर्म कुछ और होते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग सीट पे आप खुद आ रहे हैं। और ये इससे फ़ायदा भी है ना कि अगर आप उनके प्रोमिसेस पे, जो कि नॉर्मली झूठे होते हैं, ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे, तो उससे आपको भी अपने मन में जो है डिसअपॉइंटमेंट कम होगा, क्योंकि आपके मन में वो वाली आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है कि नहीं ये जो हैं कह रहे हैं जो चीज़, उस चीज़ को पूरी करेंगे। आपको आइडिया है कि ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अगली स्ट्रैटेजी क्या है कि जो भी आप बातचीत कर रहे हैं ना नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ में, तो अपनी कन्वर्सेशन को आप ब्रीफ रखिए, मतलब कि शॉर्ट रखिए और बिल्कुल फ़ोकस्ड रखिए। क्योंकि इन लोगों की आदत होती है कि ये किसी भी टॉपिक पे अगर बात हो रही है ना, तो उसको घुमा-फिरा करके और एक ऐसी जगह पे ले जाएँगे जहाँ पे कि इनका पॉइंट प्रूव हो रहा है। जहाँ पे कि ये एक तरह से ड्राइविंग सीट पे आ रहे हैं, कंट्रोलिंग सीट पे आ रहे हैं। तो आपको ऐसा इस लूप में नहीं आना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बातचीत फिर खींच दी है और किसी अलग जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे कि आप जो है वो तुच्छ दिखेंगे फिर हमेशा की तरह, आप जो है इस डिस्कशन से या तो हट जाइए, या आप इन्हें बोल दीजिए कि नहीं, आप दोबारा उस टॉपिक पे आ जाइए जिस टॉपिक से बात हो रही थी, और हम टॉपिक से रिलेटेड ही बात करेंगे। अगली चीज़ है, अगली स्ट्रैटेजी है कि अपने आप को बार-बार ये बात आप ना ध्यान दिलाते रहिए कि आपकी गलती नहीं है, आपकी फ़ॉल्ट नहीं है। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है वो हमेशा आपको किसी न किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बात जताते रहेंगे। ये बात हालाँकि गलत है, बट जताते रहेंगे कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनकी लाइफ़ में फेलियर्स हैं, जो भी उनकी लाइफ़ में अड़चनें हैं, या जो भी उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, उसके कारण आप हो। किसी न किसी तरह से ये बात वो दिखाते रहेंगे। तो क्या होता है ना कि अगर हमें ये उनकी स्ट्रैटेजी नहीं पता है, उनकी टैक्टिक नहीं पता है, तो हम मैनिपुलेट होते रहते हैं फिर। फिर छोटी-छोटी बातों के लिए जो उनके जीवन में हो रहा होता है ना, हम अपने आप को ज़िम्मेदार मानना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर हम जब उस वाले माइंडसेट में आ जाएँगे ना, तो फिर वो माइंडसेट से इंसान ऊपर उठ नहीं पाता नॉर्मली। तो जो भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति हैं, वो आपकी जितने भी क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं, वो जितना भी आपको दोषी ठहरा रहे हैं, उन चीज़ों को आप अपने मन के अंदर ना इंटरनलाइज़ मत करिए। मतलब कि आप उन उन बातों को, उन भावनाओं को अपने मन में घर मत बनाने दीजिए। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, बल्कि आप बड़े ठंडे दिमाग से, बड़ी शांत आवाज़ में, गहरी आवाज़ में ये बात उनसे कह भी सकते हैं कि देखिए, आप जो कह रहे हैं, वो आपकी सोच है। लेकिन मैं आपकी इस सोच के साथ में बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखता या नहीं रखती। अगली स्ट्रैटेजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, कि आपको अपनी खुद की नीड्स हैं, उन्हें ध्यान रखना है उनका, उन्हें प्रायोरिटाइज़ रखना है। मतलब कि आपको उन्हें जो है वो पिछले हाशिए पे नहीं डाल देना, आपको उन पे काम करना है। बहुत बार क्या होता है कि हम किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ में अगर हमारा ज़्यादा ही उठना-बैठना हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो जाता है लाइफ़ में ना कि हमारा ज़्यादा फिर व्यावहारिक जो है वो आदान-प्रदान होना स्टार्ट हो गया। तो क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं ना, हमारा मन इतना ज़्यादा भावनात्मक रूप से डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है कि फिर हम अपनी केयर करना ही बंद कर देते हैं, अपना ध्यान देना ही अपने ऊपर बंद कर देते हैं। आपको अपने आप को ये बार-बार याद दिलाना है कि जो भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, जो भी उनकी डिज़ायर्स हैं, आपकी ज़िंदगी सिर्फ़ उसी चीज़ के आस-पास नहीं घूमती, आपकी अपनी एक पर्सनल इंडिपेंडेंट लाइफ़ है, जो कि उनकी लाइफ़ से अलग है। तो आपको अपनी लाइफ़, अपनी ज़िंदगी इस तरह से मैनेज करनी है कि जिसमें आप जो हैं वो हमेशा एक अंधियारे में ना रहें। आपकी ज़िंदगी में भी प्रकाश होना चाहिए। तो जो भी काम करने में आपको पहले खुशी मिलती थी, आप वो सारे काम करिए। जो भी आपकी हॉबीज़ थी, अगर आपको सोशलाइज़िंग अच्छी लगती है, आपकी जो भी मतलब हॉबीज़ हर एक की होती हैं, वो काम आप करिए। अपने आप को बिल्कुल भी गलत मत मानिए, अपने आप को बिल्कुल भी उनकी जो भी कई बातें आ रही हैं इस तरह की नेगेटिव वाली, उन्हें अपने अंदर मत आने दीजिए। अपनी सेल्फ केयर हमेशा करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अपने मन में जो है वो अच्छे विचार लाने की कोशिश करिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखने की कोशिश करिए। इसके लिए बहुत सारी अलग-अलग किस्म की चीज़ें होती हैं। कई बार लोग किताब पढ़ते हैं, कई बार लोग किसी की इंस्पायरिंग टॉक सुनते हैं, किसी वीडियो में या किसी भी तरह से। तो मतलब जो कुछ भी आप करके अपने आप को अपने अंदर से मतलब स्वस्थ रख सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है रखना। क्या होता है, नेगेटिव बातों के लूप में वरना घूमते रहेंगे आप, और नेगेटिविटी से नॉर्मली नेगेटिविटी ही पैदा होती है। तो और यही वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल अपने मन में पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएँ, पूरी तरह से हीन भावना के शिकार हो जाएँ, तो आप ऐसा मत होने दीजिए। ऐसा करके आप उनको जिताएँगे, तो आपको उन्हें जिताना नहीं है, क्योंकि वो तो एक पर्सनैलिटी प्रॉब्लम से पीड़ित है ना।
आपको अपना स्वास्थ्य नहीं खराब करना, आपको अपनी मानसिक जो सेहत है ना, उसको बहुत ज़्यादा मजबूत रखना है। अगली स्ट्रैटेजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना जो सपोर्ट सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी बना के रखिए। मतलब ऐसा मत करिएगा कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ ही आपकी सिर्फ ज़िंदगी में डीलिंग हो रही है, तो आपने सब कुछ छोड़ दिया। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि फिर जो भी उनका पुराना सर्किल होता है या उनकी फैमिली होती है या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो हमेशा किसी न किसी को समझते हैं ठीक से, तो उनके साथ उनका टच खत्म हो जाता है। ये काम मत करिएगा। हमेशा अपना एक जो हेल्दी सपोर्ट सिस्टम हो सकता है समाज में, वो बना करके रखिए, जहाँ पे कि आपकी बात को सुना जाए, समझा जाए, जहाँ पे लोग आपके साथ में भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हों। इससे क्या होगा कि एक तो आपको आपकी बातें सुनी जाएँगी, तो आपको एक तरह से सही सलाह मिलेगी। प्लस क्या है कि आपको ये बात बताई जाएगी, ये बात वो समझाएँगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो उससे जो आपके मन में भावना बन रही है ना, अगर कि मैं नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ में जीवन जी रहा हूँ या जी रही हूँ, उस चीज़ को और ज़्यादा बल मिलेगा, तो आप कहीं न कहीं स्ट्रैटेजीज़ और ज़्यादा ठीक से अपना सकते हैं और आपकी लाइफ़ किस तरह से बिल्कुल ट्रैक पे चले, उस चीज़ पे जो है वो फ़ोकस आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। प्लस आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो भी तो ठीक रहेगी ना, अगर आपके आस-पास सपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो। अगली चीज़ है, इम्पोर्टेंट है कि अपनी सेल्फ एस्टीम को बनाए रखिए, बिल्ड करिए उसे। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति ज़्यादातर किन लोगों को टारगेट करते हैं कि जिनके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी होती है। मतलब जो लोग थोड़ा-सा अपने आप को ना कम करके आँकते हैं दुनिया में, अपने आप में थोड़ी-सी हीन भावना से ग्रसित होते हैं, उन लोगों को नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छे से अपने चंगुल में लेते हैं। तो आपको ये बात, और मैंने ज़्यादातर क्या देखा है कि जो लोग अच्छे होते हैं ना ज़्यादा, वो लोग थोड़ा-सा दूसरे को आगे रख के या ऊपर रख के चलते हैं, अपने आप को थोड़ा-सा बैक सीट में रख के चलते हैं, लेकिन ये वाला ट्रेट नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी सेल्फ एस्टीम जो है, अपना जो आत्मसम्मान है, उस पे किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसी लग रही है, कोई भी बातचीत, कोई भी एक्शन जो कि आपके आत्मसम्मान के खिलाफ है, उसे कम कर रहा है, वहाँ पे आपको जो है अपना स्टैंड लेना है। अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए आप अपने बारे में ना पॉजिटिव सोच रखिए। जो भी आपके जीवन में आपने अच्छे काम किए हैं, जो भी आपकी सोच है, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, उन सब चीज़ों को अपने मन में रखिए। मन में नेगेटिव थॉट्स रहें, उससे बेटर है कि मन में इस तरह के विचार जो हैं वो चलें। अपने आस-पास भी वो एक सपोर्ट सिस्टम रखिए लोगों का, कि जो आपके बारे में आपको सही-सही बातें बताते हैं, आपके बारे में एक अच्छी पॉजिटिव सोच रखते हैं। क्योंकि अगर आस-पास लोग सपोर्टिव होंगे ना, तो उससे आपका मन भी हमेशा अपलिफ्ट रहेगा। नार्सिसिस्ट लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कंपैरिज़न करने का, तो उस तरह के कंपैरिज़न ट्रैप से भी बचिए। वो कई बार आपको बोलेंगे कि भई आपके अंदर ये कमियाँ हैं, दूसरे के अंदर वो तो ऐसा है या वो तो ऐसी है, ताकि आप अपने आप एक हीन भावना से ग्रसित हो जाएँ। तो आपको इस तरह के मैनिपुलेशन टैक्टिक को पकड़ लेना है पहले अपने मन में कि अच्छा ये चल रहा है, और आपको उसके चंगुल में नहीं आना है उस चीज़ के। अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए जो भी काम आपको करने में अच्छा लगता है, जो भी काम आपको करने में लगता है कि आप कुशल हैं, उन कामों को करिए। अगली जो स्ट्रैटेजी है उसमें क्या करना है आपको कि अपने मन को शांत रखने की जो प्रैक्टिस होती है ना, वो आपको ठीक से करनी है। मतलब कि आपको कामिंग टेक्निक्स पे बहुत ज़्यादा मास्टरी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगा कि जो भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति है ना, उनका तो जो एक तरीका होता है ऑपरेट करने का, वो यही होता है ना कि आपके मन को वो हलचल में डाल दें। आपके मन को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए आपको वो किसी न किसी एक उलझन में डाल दें, किसी न किसी उधेड़-बुन में डाल दें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपने मन को मुझे कैसे संयम में, कैसे नियंत्रण में, कंट्रोल में रखना है। कई बार लोग उसके लिए डीप ब्रीथिंग करते हैं, कई बार लोग उसके लिए मन में काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत अलग-अलग तरह की चीज़ें होती हैं, लोग मेडिटेशन भी करते हैं, लोग ग्राउंडिंग एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं। तो उसका पर्पज़ क्या है कि अगर हमारा मन हमारे कंट्रोल में है ना, तो फिर हम इमोशनली रिएक्ट नहीं करेंगे। हमें जो कुछ भी स्टेप लेना है, वो हम सोच समझ करके अपने दिमाग से लेंगे उस जगह पर। अगर आपका मन शांत है ना, तो फिर इससे आप बहुत बेटर डिसीजंस ले सकते हैं उस टाइम पर। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अगर आपको नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ में ठीक से डीलिंग करनी है ना, तो अपने दिल को एक तरफ रख दीजिए और सिर्फ दिमाग से चलिए, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से काम लीजिए। अपने मन में ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि आज ये ऐसा कर रहे हैं, तो कल ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये शायद बदल जाएँगे या कुछ भी ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ अपना बचाव आप कर सकते हैं। तो ये मैं सारी की सारी जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये आपके अपने बचाव के लिए बता रहा हूँ। अगली स्ट्रैटेजी है कि आपको नार्सिसिस्ट व्यक्ति के इमोशनल अप्रूवल से पूरी तरह खुद को अलग कर लेना है, डिटैच कर लेना है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके मन की भावनाएँ हैं, ज़रूरी नहीं कि उन चीज़ों को जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है वो भी वैलिडेट करे, मतलब कि वो उन चीज़ों को सही माने। हो सकता है कि वो उन्हें पूरी तरह से गलत माने, आपका नज़रिया गलत माने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो। ये चीज़ आप मान के चलना अपने मन में। नॉर्मली क्या होता है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति ने इतना कंट्रोल में ले रखा होता है दूसरे को, कि अगर दूसरे के मन में कोई भी भावनाएँ आ रही हैं ना, तो अगर वो भावनाएँ नार्सिसिस्ट व्यक्ति ने अप्रूव नहीं की हुई हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो भावनाएँ सारी की सारी गलत हैं। एक ऐसी मन में फीडिंग हो जाती है व्यक्ति के। इस चीज़ से आपको बाहर आ जाना है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति बहुत बार थोड़ी बहुत तारीफ़ भी करते हैं।
तारीफ़ इसलिए करते हैं ताकि एक तरह से विश्वास जीत पाएँ। और फिर उसके बाद आपकी कोई भी भावनाएँ हैं, कोई भी आपके मन में विचार है ना, तो वो अपने हिसाब से उनका आकलन करेंगे और अपने हिसाब से उन चीज़ों की फीडिंग आपके मन में करेंगे, ताकि जो उनके हिसाब से ठीक कदम हो, वही आप उठाएँ और जो उनके हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए, वो काम आप ना करें। ध्यान रखें कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना महत्व रखते हैं अपने जीवन में। सेल्फ़ इम्पोर्टेंस उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये मत समझना कि वो आपकी वैल्यू करके चलेंगे या वो आपकी ज़िंदगी में आपको प्रेफ़रेंस दे करके चलेंगे। तो जो भी कभी-कभी आपकी तारीफ़ें होती हैं ना, आपको उस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। जब आप अपनी हर एक भावना के लिए उनका एक तरह से अप्रूवल लेना, एक तरह से उनका वैलिडेशन लेना अपने मन में बंद कर देंगे, जब आपको लगेगा कि नहीं, जो आप सोच रहे हैं, वो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपकी अपनी सोच है। ज़रूरी नहीं कि आपकी सोच से हर एक इंसान जो है वो एग्री कर जाए। तो ये एक नॉर्मल हेल्दी थिंकिंग है। तब क्या है कि आपके मन में स्ट्रेंथ आना स्टार्ट होगी, तब आप जब आप उनसे इमोशनली थोड़ा-सा इस तरह से डिटैच होना स्टार्ट करेंगे, तभी आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी में अपने खुद के फैसले ले पाएँगे। क्योंकि उनका एक पर्पज़ है आपको कंट्रोल करना, लेकिन आपका कोई पर्पज़ नहीं है यहाँ पे। आप तो अपनी लाइफ़ को अपने हाथ में लेकर के चलना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको ही ठीक से पता है कि आप जो हैं वो किस तरह से बेस्ट पॉसिबल अपना जीवन जी सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी अपनी सोच होनी चाहिए अपने बारे में कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। तो इसमें आप पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस भी कर सकते हैं कि अपने बारे में अच्छी-अच्छी बातें, अच्छे-अच्छे सेंटेंसेस अपने मन में दोहरा सकते हैं। उससे कि अपनी सेल्फ वर्थ भी बढ़ती है और उससे हम किसी गिल्ट ट्रैप में भी नहीं आते। प्लस क्या है कि आपकी लाइफ़ में जो भी अचीवमेंट्स हैं, आपके अपने अकम्प्लिशमेंट्स हैं, जो भी आपकी अच्छी सोच है, वो हर चीज़ अपने आप को आप याद दिलाते रहिए। अगली स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं ना उनके साथ में, नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ में, उन एक्सपेक्टेशन को आप एक तरह से दोबारा फ्रेम करिए, दोबारा बनाइए, मतलब दोबारा गढ़िए। क्योंकि अब आपको ये मान के चलना है कि वो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स हैं, वो दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, वो अपने आप को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके चलते हैं। तो अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिफ्रेम नहीं करेंगे, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो उससे आप बार-बार अंदर से चोटिल होंगे। बार-बार अगर आप हर्ट होंगे, तो उससे आपकी अपनी मेंटल हेल्थ भी खराब होगी, प्लस आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं। तो अब आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको अगर बीमारी के बारे में ठीक से आइडिया हो गया, तो आपको पता है कि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जो कि ऐसे अपने आप ठीक भी नहीं होता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि अपने बचाव के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं, वो चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो इसमें अपनी एक्सपेक्टेशन जो है उनसे, जो आपकी उम्मीदें हैं, एक व्यक्ति के तौर पे, जो भी आपके साथ उनका रिश्ता है, उस रिश्ते के तौर पे, उन चीज़ों को आप बिल्कुल कम करिए। अगली चीज़ है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको खुद को प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत, मेंटल हेल्थ की ज़रूरत कब पड़ रही है। मतलब कि अगर ऐसा हो रहा है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ जो भी आपका जीवन कट रहा है, अगर उसकी वजह से आपके मन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि आपको किसी न किसी तरह के गलत विचार ही आ रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा सैडनेस है, या बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, कई बार आपको खुद को नुकसान पहुँचाने के भी ख्याल आते हैं, कुछ भी इस तरह की अगर चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा आप एक तरह से निराशावादी हो गए हैं, आप जो कुछ भी काम पहले करते थे, जिनमें आपको मज़ा आता था, संतुष्टि होती थी, अब आपको नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा अगर आप सेल्फ डाउट में रहते हैं, मतलब अगर आपको अपने मन में अपने विचारों को लेकर के संदेह होना स्टार्ट हो गया है, या अगर आप बहुत ज़्यादा हीन भावना में रहना स्टार्ट हो गए हैं, या अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है, अगर आप कोई भी काम में आपका मन नहीं लग पा रहा है, तो आपका ठीक से आउटपुट ही नहीं आ पा रहा है आप कामों में, या अगर आप बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो गए हैं, या अंदर से बहुत ज़्यादा आप एंग्ज़ायटी में रहना स्टार्ट हो गए हैं, कुछ भी अगर ऐसी चीज़ हो रही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको खुद को इस टाइम पे ज़रूरत है मेंटल हेल्थ सपोर्ट की। तो जाइए, एक डॉक्टर से मिलिए, साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, अपनी सारी की सारी बातें समझाइए। अलग-अलग केसेस में देखो अलग-अलग किस्म की सलाहें दी जाती हैं। तो जो भी आपका केस है उसके हिसाब से आपको साइकियाट्रिस्ट समझ करके सही से स्ट्रैटेजीज़ बताएँगे कि आप ये काम करिए। जहाँ पे लग रहा है वहाँ पे आपको मेडिसिन्स वगैरह भी देंगे कुछ टाइम के लिए, ताकि आपकी जो है मेंटल हेल्थ वो ठीक हो सके। आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए। मैं हर एक से ये बात कहता हूँ कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अपने आप में एक बिल्कुल भी साइन ऑफ वीकनेस मत समझिएगा। मतलब कि कमज़ोरी की निशानी ये बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो स्ट्रेंथ की निशानी है कि आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप बिल्कुल प्रोफ़ेशनल सलाह ले रहे हैं, और यही चीज़ करनी चाहिए किसी भी पढ़े-लिखे जागरूक व्यक्ति को। अगली स्ट्रैटेजी आती है कि अगर ज़रूरत हो गई है, मतलब अगर सब कुछ करने के बाद भी और आपका जीवन जो है वो मुश्किलों में ही है, आपका मन जो है वो खराब ही है, आपके जो विचार हैं वो कहीं न कहीं नेगेटिव लूप में ही हैं, और अगर ऐसा है तो फिर आपको उस व्यक्ति के साथ में जो भी आपका कॉन्टैक्ट है, वो या तो आप काफ़ी कम करना चाहिए, जितने में कि एक बैलेंस एस्टैब्लिश हो सके, या ख़त्म करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि एक रिश्ता जो ठीक रह ही ना सके, उस रिश्ते को हम पूरी ज़िंदगी निभाएँ, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप ध्यान रखना इस बात का कि सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ़ में इम्पोर्टेंट आप खुद होने चाहिए, क्योंकि सेल्फ केयर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग इसे कई बार कन्फ्यूज़ करते हैं सेल्फिशनेस से।
ये भी एक तरह से ना हमें फीडिंग की जाती है, समाज में लोग फीडिंग करते हैं। अगर हम अपने बारे में सोचते हैं, अपना ध्यान रखने के बारे में सोचते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, तो लोग हमें कहते हैं कि आप तो स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं। बट ये गलत है, ये एक तरह से उनकी मैनिपुलेशन टैक्टिक ही है। तो कई बार सबसे ज़्यादा जो एक सही स्टेप होता है, या सबसे ज़्यादा आप समझिए कि एक तरह से प्रैक्टिकल स्टेप होता है कि और कोई चॉइस ही नहीं बची है, वो ये है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ में आप अपना जो भी कॉन्टैक्ट है, जो भी विचारों का आदान-प्रदान है, या जो कुछ भी ऐसा मिलना-जुलना, उठना-बैठना है, वो या तो आपको बहुत ज़्यादा लिमिटेड करना पड़ेगा, या आपको पूरी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा, जो भी आपका केस है उसके हिसाब से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो हैं वो इस चीज़ को लेकर के अपने मन में अपने आप को गिल्टी बिल्कुल मत ठहराइएगा। अब आपके साथ ये कंडीशन अगर पैदा हो गई है, तो आप क्या करेंगे? आपको अपनी भी तो केयर करनी है ना, क्योंकि अगर आप ही स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो फिर तो आपका जीवन ही खराब हो गया ना। बहुत बार नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ में इतना ज़्यादा एक टॉक्सिक माहौल बन गया होता है, इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ चुकी होती है, और इतना ज़्यादा खुद को मैनिपुलेट होने वाली भी जो फीलिंग है वो आ रही होती है। क्योंकि कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी किसी फैक्ट को इस तरह से ट्विस्ट कर देते हैं अपने फ़ेवर में, कभी कुछ और कर देते हैं। आपको मालूम पड़ता है कि आप यार इस्तेमाल हो रहे हो, आप यूज़ हो रहे हो। तो फिर आपको ये भी आता है कि मैं आखिर क्या करूँ? फिर आप कई बार कोशिश करते हो अपने सारे अच्छे तरीकों से, लेकिन एंड रिज़ल्ट उसका कुछ नहीं आता। आज ऐसा लगता है कि नहीं, चीज़ें बिल्कुल बदल जाएँगी। 1 हफ्ते बाद लगता है कि सब कुछ पहले ही जैसा है, बल्कि पहले से भी थोड़ा-सा और ज़्यादा बद से बदतर हो गया है। तो यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशंस हैं, तो फिर सोचना इम्पोर्टेंट है कि आपको उनके साथ में कितना कॉन्टैक्ट रखना है, रिलेशन कितना रखना है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। आप सपोज़ करो कि कोई लेडी है, जिनकी कि अपनी मदर के साथ में अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि उनकी जो मदर है ना, वो नार्सिसिस्ट हैं। तो क्या है कि इन्होंने बहुत टाइम तक, मतलब सालों-साल तक जो है वो अपनी मदर को सहा, उनका सारा का सारा ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर सहा। बट फिर उन्हें लगा कि मैं कुछ भी करके इनको बदल नहीं पाऊँगी, बदल नहीं सकती, और इससे मेरा अपना जीवन खराब हो रहा है, मेरा अपना परिवार खराब हो रहा है, मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उनके साथ में जो कॉन्टैक्ट है वो लिमिटेड कर दिया। अब उनके साथ में ये सिर्फ़ फैमिली गैदरिंग्स में मिलती हैं, या सिर्फ़ सोशल गैदरिंग्स में मिलती हैं। और जैसे फ़ोन-वोन भी पहले ज़्यादा आता था, तो अब तो फ़ोन वगैरह उन्होंने काफ़ी कम अटेंड करना स्टार्ट कर दिया है। और जहाँ भी लगता है कि जो फ़ोन कॉल है वो किसी भी तरह के मैनिपुलेशन की तरफ बढ़ रही है, कहीं से भी जो है इनके ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की कोशिश इनकी माँ कर रही हैं, तो ये उस फ़ोन कॉल को फिर डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो ये अपने आप में एक एग्ज़ाम्पल है कि आप जो भी इस तरह का कॉन्टैक्ट है, वो लिमिट करिए, मतलब कि उसको एक दायरे में संकुचित करिए। मैंने ये वाला वीडियो फ्रेंड्स इसलिए बनाया है कि मुझे पता है समाज में बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट व्यक्ति हैं, और जो भी लोग उनके आस-पास रहते हैं, जो भी उनके साथ में डील करते हैं, उन बेचारों की लाइफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो इस चीज़ में हमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात समझना कि ये एक पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है। हमें इस चीज़ को बिल्कुल भी नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि भई उनका तो व्यवहार ही ऐसा है। उनका व्यवहार ऐसा है, तो फिर आपको तो पता है कि वो ऐसे हैं, तो आप एडजस्ट करके चलिए। ये एडजस्ट करके चलना जो है अपने आप में एक ऐसा फ्रेज़ है ना, कि जिसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम होते हैं किसी भी इंसान के लिए। तो इसलिए इन स्ट्रैटेजीज़ को जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, 15 स्ट्रैटेजीज़, इनको अपने मन में रखिए आप। और आप जिस भी इस तरह के रिश्ते में हैं, आप कोशिश करिए कि वहाँ पे इन चीज़ों को अमल में लाइए। एक फाइनल चीज़ मैं फिर बताता हूँ कि अगर आपके मन में कभी भी कोई डाउट आ रहा है ना इस तरह का, प्लीज़ एक साइकियाट्रिस्ट को ज़रूर मिलिए, मतलब एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को ज़रूर मिलिए, क्योंकि वो आपको बहुत ठीक से, आपका गहन अध्ययन करके इन सारी चीज़ों को ना आपको बता पाएँगे, समझा पाएँगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्या है? क्या वो चीज़ मैनेज हो सकती है, ठीक हो सकती है, या कि फिर हमें जो रिश्ता है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।